बच्चों लोग हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग का लास्ट टॉपिक जो चल रहा था उसमें लोग 1U यानी यूनिफाइड मास को डिफाइन किए थे, ठीक है। यानी U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है मोल कॉन्सेप्ट में यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है। अब था ना, तो हम लोग लास्ट डिफाइन क्या किए थे कि 1U और ग्राम में रिलेशन क्या है, तो बताया गया था कि 1U इक्वल टू क्या होगा, ग्राम बाई एन है, ग्राम बाई एन है, ठीक है। तो 1U को हम बोल सकते हैं वो ग्राम बाई एन है, यानी 1 ग्राम को जब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे उसको बोलोगे 1U। क्या बोलोगे? 1U, ठीक। अब ध्यान देना, आप लोग को कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर को पता होना चाहिए, तो लिस्ट आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ध्यान देना, अगर आपसे बोला जाएगा एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास क्या होता है, तो सिंगल एटम का मास को हम यू में डिफाइन करते हैं। यानी यू का जो यूज किया गया था वो एटम्स और मॉलिक्यूल के मास के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एटम एंड मॉलिक्यूल का मास बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए हम एक यूनिट डिफाइन किए हैं यू, ठीक है। पुराने बुक्स में इसको हम बोलते थे एम यू बोलते थे पहले। ए एम यू का फुल फॉर्म होता था एटॉमिक मास यूनिट, जो कि अब इसको बोला जाता है स्मॉल यू, ठीक, स्मॉल यू। तो एटम का मास यानी सिंगल एटम का मास आपको अगर पूछा जाएगा आपसे, तो उसका मतलब होता है आपको यू में बताना है सिंगल एटम का मास, ठीक। अब यू को अगर कोई बोलेगा कि ग्राम में चेंज करना है, तो बहुत सिंपल है। यू के बदले हम बता चुके हैं कि 1U का वैल्यू कितना होता है, तो 1U का वैल्यू होगा ग्राम बाई एन ए, यानी 1 ग्राम के वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं हम एन ए से। तो आप यू को ग्राम में या केजी में आप चेंज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। बट ग्राम और केजी में क्या होगा कि 10 का नेगेटिव पावर रहेगा, यानी बहुत छोटा वैल्यू रहेगा। तो ग्राम और केजी में अगर एक्सप्रेस करते हो तो आपका वैल्यू काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम यू में छोड़ देते हैं उस आंसर को, ठीक है। तो जब भी सिंगल एटम का मास आपको पूछा जाएगा तो आप यू में बताना है। यू को अगर ग्राम में चेंज करने के लिए कहीं पूछा भी जाएगा तो बहुत सिंपल, यू के मतलब ग्राम बाई एन ए लिख देना और सॉल्व कर देना। एन ए का वैल्यू कितना होता है, तो एन ए का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो उस वैल्यू को पुट कर दो। तो जब सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। कोई भी अगर केजी में पूछा तो क्या करोगे, ग्राम को केजी में चेंज करने में क्या किया जाता है, तो आपको पता है कि 1 ग्राम को केजी में चेंज करना होता है, किसी डिवाइड करना होता है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो 1/1000 केजी। तो आप यू को भी केजी में चेंज कर सकते हो, यू को ग्राम में चेंज कर लेना और इस वैल्यू को डिवाइड कर देना 1000 से। इस वैल्यू को डिवाइड कर दो 1000 से तो आपका आंसर केजी में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू को ग्राम में केजी में आप कैसे चेंज करोगे, ठीक। यू का यूज क्या करते हैं, सिंगल एटम के मास के लिए यू का यूज किया जाता था, ठीक। बताओ ना, एक टर्म होता है एटम का मोलर मास, एक टर्म होता है एटम का मोलर मास, ठीक है। तो एटम का मोलर मास का जो टर्म होता है उसके लिए हम एक वर्ड कभी कभी यूज करते हैं GAM। तो ये सब वर्ड सब याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन लिखा रहेगा GAM। GAM का मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। GAM का मतलब होगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटम का मास इन ग्राम, ठीक है। तो एक मोल का मास को बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास एक जेनेरिक टर्म है, मोलर मास किसी का भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, ठीक। अब एटम का मोलर मास को हम एक और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं GAM। GAM का मतलब मोलर मास ऑफ एटम, क्योंकि मोलर मास जो निकालते हो एटम का वो ग्राम में आता है। किसमें आता है? ग्राम में आता है। क्यों ग्राम में आता है ध्यान देना, जैसे मान ले बेरिलियम है, तो बेरिलियम का मास कितना, सिंगल एटम का मास 9U है। 9U को आप लिख सकते हो 9 इंटू 1 ग्राम बाई एन, यानी 9U को लिख सकते हो ग्राम में कितना, तो 9 ग्राम बाई एन कर सकते हो। तो एक बी एटम का मास 9 ग्राम बाई एन होगा। अगर आपको एक मोल का मास निकालना तो क्या करोगे, इस एक एटम के मास को Na से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ का जो Na है और यहाँ नीचे का जो Na है आपस में कैंसिल कर जाएगा, तो आपका एक मोल बेरिलियम का जो मास होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 9 ग्राम, उसका वैल्यू हो जाएगा 9 ग्राम। यानी सिंपली है, जो आप यू वाला वैल्यू याद किए हो वो होता है सिंगल एटम का मास होता है, और उसमें अगर आपको एक मोल का मास पता करना तो कुछ नहीं करना, आपको यू को हटा के ग्राम लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसा आएगा आप लोग अभी देख चुके हो। तो आप अगर ग्राम में बताते हो सेम वैल्यू को तो इसका मतलब मोलर मास बता रहे हो, यानी एक मोल एटम का मास बता रहे हो। और यू में अगर बता रहे हो तो आप सिंगल एटम का मास को बता रहे हो मेरे को, ठीक है। तो सिंगल एटम का मास होता है यू में और एक मोल का मास होता है ग्राम में, ठीक है।
बात समझ में आ गया। अब एटम का जो 1 मोल का मास होता है उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, कभी कभी अगर आपके बुक में ग्राम एटम लिखा रहेगा, ग्राम एटम लिखा रहेगा, तो ग्राम एटम सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा 1 मोल, 1 मोल एटम। ठीक है, तो ग्राम एटम, ठीक है, बस ग्राम एटम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपको मोल, मोल दिया हुआ है। ठीक है, यह बोलेगा फाइन ग्राम एटम, फाइन ग्राम एटम मतलब आपको मोल, मोल ऑफ एटम पता करना है, आपको मोल ऑफ एटम पता करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक, तो आप लोग को इस पेज का जितना भी एलिमेंट्स है उसका मास आपको याद रखना था कि उसका मास का हम यूज करने वाले हैं। ठीक, तो ये क्या एटम्स के बारे में। अब आपको पता है कि एटम जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जब एटम कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एटम कंबाइन करके क्या बनाता है चलो, मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, ध्यान दोगे। इस मॉलिक्यूल में ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल में ध्यान दोगे H2। ठीक है, मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन एटम को जब कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का 2 टर्म कभी कभी होता है, अगर आप यू में बताते हो ना, इसका मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल का मास। जैसे मान लीजिए कि H2 जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 H एटम है, और आपको पता है कि H एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम, 1 U, एक सिंगल H एटम का मास होता है। तो H2 मॉलिक्यूल में 2 H एटम है, इसका मास, इसका मास कितना होगा, इसका मास 2U हो जाएगा। ठीक है, तो यू में अगर रिपोर्ट कर रहे हो तो आप सिंगल मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हो। ठीक है, और हमको ग्राम में वैल्यू बताओगे, इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, यानी 1 मोल, यानी अगर 2 ग्राम मास किसका होगा, तो 1 मोल यानी 1 Na, 1 Na, 1 Na हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 2 ग्राम। ठीक है, और सिंगल पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस का जो वैल्यू होगा वो 2U होगा। ठीक, सिमिलरली बात करते हैं CO2 है, तो CO2 में देखो मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है 12 U होता है, और 2 ऑक्सीजन है। आपको पता है कि O का मास कितना होता है, सिंगल O एटम का मास होता है 16, 2 का मास कितना होगा, 2 × 16U, दोनों को ऐड कर ले। ठीक है, तो समेशन कितना होगा, 44U हो जाएगा, यानी CO2 का एक पार्टिकल का मास होगा 44U। अगर आपसे बोला जाएगा 1 मोल CO2 पार्टिकल, 1 मोल CO2 पार्टिकल का मास कितना होगा, तो 1 मोल CO2 पार्टिकल का मास को U को हटाए ग्राम कर दे, तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते थे, आपको मोलर मास निकालना, CO2 का निकालना है, तो CO2 का मोलर मास इक्वल टू क्या होगा, तो CO2 का मोलर मास में एक कार्बन है, तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का मोल मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मोल मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा, तो नेट कितना हो जाएगा, तो नेट हो जाएगा 44 ग्राम, तो हो जाएगा मोलर मास ऑफ CO2 हो जाएगा। तो आप जैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बुझा ना। हम बात कर चुके कि मोलर मास एक जेनेरिक टर्म होता है, मोलर मास हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल अगर एटम्स होगा तो उसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ एटम, अगर 1 मोल अगर मॉलिक्यूल होगा तो हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल के लिए कभी कभी टर्म यूज किया था GMM, GMM, GMM का फुल फॉर्म होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर का मास इन ग्राम। तो मॉलिक्यूल का मास अगर आप ग्राम में रिपोर्ट कर रहे हो तो ये पॉसिबल तभी है जब आप मोलर मास निकाल रहे हो, तो मोलर मास का वैल्यू में क्या आता है, ग्राम में आता है, ये आप सोच सकते हो। ठीक है, तो GMM का मतलब होता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर मास लिख के भी आपका ग्राम में आंसर दे देगा। कभी कभी ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर मास बोल के कभी कभी यू में देगा, तो यू में अगर आपको वैल्यू दे रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको सिंगल मॉलिक्यूल का मास बता रहा है आपको। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर मास अगर आपको ग्राम में बताएगा मतलब आपको 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बता रहा है, तो ये ध्यान देना आप। ठीक है, ग्राम में वैल्यू मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, और यू में वैल्यू अगर दिया रहेगा तो अब इसका मतलब है एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास आपको दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स है उसका मास में हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप लोगों को करना क्या है,
आप खुद से को निकाल कर देखो कि मॉलिक्यूल का मास जो है वो आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नीचे का जो मॉलिक्यूल्स है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, उसका मास को आप लोग को निकालना है। ठीक है, बस ये चेक हो जाएगा कि आप लोग को एलिमेंट्स का मास याद है कि नहीं याद है। ठीक, तो यहाँ पे जो जो मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है उसके मास को निकाल के कंफर्म करो कि आपका मास सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फास्ट। और ट्राई करना है, ये सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इनका मोलर मास आपको याद होना चाहिए। इसका यूज बार बार होगा, तो हर बार आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे ये सब जो डाटा है आपको याद भी करना है। तो फटाफट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो मैं मार्क किया हूँ उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के चेक करो कि आपका वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जल्दी से फास्ट। तो एक बार इनका मास को ऐड करो बच्चों लोग, ये मास को चेक करना एक बार, इनका मास करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग का। ठीक है, क्रॉस चेक कर लिया आप लोग। ठीक है, तीन मास को लोग क्रॉस चेक कर लियो तो ठीक है। कोई दिक्कत है आता है बच्चों लोग? नहीं, ठीक है। ध्यान देना, अगर आपके सामने कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब आपको फाइंड करना है मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल के लिए टर्म कभी कभी यूज करेगा ग्राम मॉलिक्यूल। आप ये एक आप ध्यान देना, अगर आपको लिखा रहेगा ग्राम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोल। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होगा, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब होता है मोल। ठीक है, और मास मतलब क्या हो जाएगा, तो ग्राम एक मोल का मास। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल अगर कोई वर्ड यूज करेगा इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोल ऑफ मॉलिक्यूल। क्या पूछा जा रहा है आपसे? मोल ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, ये ध्यान देना। इस पेज का सारे हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान दोगे तो हम लोग मोल निकालना सीख रहे थे। तो मोल निकालने सीखने में के प्रोसेस में हम लोग कुछ कंडीशन था कि हमको मोल कब कब निकालने आना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब भी आपको नंबर दिया रहेगा तो आपको मोल निकालना आ चुका है। जब भी आपको नंबर दिया रहेगा तो आपको मोल निकालना आ चुका है। अब ध्यान देना, अगर आपको वेट दिया रहेगा तो मोल कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से इस बात को सुनो आप लोग।
पॉइंट है हाउ टू फाइंड मोल। हाउ टू फाइंड मोल, मोल कैसे निकालेंगे आप लोग, हाउ टू फाइंड मोल। ठीक, अब ध्यान देना, तो मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन, आपको पहले बता चुके हम। तो मोल में अगर बोला गया था कि अगर आपको कोई नंबर दिया रहेगा मोल कैसे निकालना, तो क्या क्या बात हम सीखे हैं कि उस नंबर को डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो एवोगाड्रो नंबर होता क्या है यार, तो एवोगाड्रो नंबर होता है मोलर, इसको हम बोलते हैं मोल का नंबर। तो अगर नंबर दिया रहेगा, सिंपल सा चीज, एक लॉजिक याद रखना कि अगर आपको मोल निकालना है, आपको नंबर दिया रहेगा तो उसको डिवाइड करेंगे हम मोलर नंबर से। मोलर नंबर यानी एक मोल का नंबर। तो मोलर नंबर क्या होता था, एवोगाड्रो नंबर ही मोलर नंबर होता है। ठीक है, तो और हमको मोल दिया रहेगा यानी हमको नंबर दिया रहेगा और हमको मोल निकालना है, तो हम मोलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा मेरे को मोल। और हमको अगर मोल दिया रहेगा और हमको नंबर निकालना, तो क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर नंबर से, मोलर नंबर से। ठीक, सिमिलरली, अच्छा अब एक बात गौर करना, क्योंकि मोलर नंबर एक फिक्स क्वांटिटी होता है। ठीक है, मोलर नंबर चेंज नहीं करता, मोलर नंबर का वैल्यू क्या फिक्स होता है। ठीक है, मोलर नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगाड्रो नंबर, तो इसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मोलर नंबर एक फिक्स वैल्यू है, तो नंबर को हम डिवाइड कर देंगे उस फिक्स वैल्यू से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब ध्यान देना, अगर आपको क्वेश्चन में वेट दिया रहता है, अगर आपको क्वेश्चन में वेट दिया रहेगा, ठीक है, इफ इन द क्वेश्चन और आपको वेट दिया रहेगा किसी भी चीज़ का और आपसे मोल पूछा जाएगा, तो ध्यान देना, अगर वेट दिया रहेगा तो हम डिवाइड करेंगे मोलर वेट से, यानी वेट को डिवाइड, देखो नंबर को डिवाइड करते थे मोलर मोलर नंबर से, तो वेट को डिवाइड करेंगे मोलर वेट से। ठीक है, तो हमको मोल निकालना है, हमको और मोल निकालना है, और हमको उस मॉलिक्यूल का या जो भी किसी का अगर मेरे को वेट दिया है, ठीक है, तो उसके किसी भी अमाउंट को डिवाइड करेंगे उसको मोलर मास से, यानी मोलर वेट से। ठीक है, तो ध्यान देना, क्योंकि मोलर मास आप किस में निकालते हो, तो मोलर मास निकलता है ग्राम में, तो मोलर मास ग्राम में होता है, तो जो वेट जो होगा वेट को भी ग्राम में लेना। ठीक है, तो वेट को भी ग्राम में लेना पड़ेगा। मोलर मास नॉर्मली हम लोग निकालते हैं ग्राम में, तो वेट भी ग्राम में होना चाहिए। तो मोल निकालने के लिए वेट अगर ग्राम में दिया रहेगा, तो मोलर मास इन ग्राम से डिवाइड करोगे, आपको वेट मिल जाएगा, आपको मोल मिल जाएगा। तो वेट को डिवाइड करेंगे मोलर मास इन ग्राम से। ठीक, और वेट का भी यूनिट होना चाहिए ग्राम, वेट भी ग्राम में होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मोल आपको दिया रहता है, ठीक है, और से बोलेगा वेट निकाल, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मोलर मास से। ठीक है, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मोलर मास किससे मल्टीप्लाई करना, ग्राम में, तो आपका वेट निकल जाएगा ग्राम में। तो वेट दिया रहेगा, मोल निकालना है, तो डिवाइड करेंगे मोलर मास से, और अगर मोल दिया रहेगा और हमको वेट निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से। तो इससे आप वेट और मोल निकाल सकते हो। ठीक, अब इसको अप्लाई करना, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो ध्यान देना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आपको सॉल्व करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा, इसमें 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को फाइंड क्या करना है, फाइंड मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स का वेट दिया हुआ है, आपको पता क्या करना है, उनका मोल पता करना है, उसका नंबर पता करना है। ठीक है, मोल जब निकालोगे ना, तो नंबर पता करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, नंबर कैसे निकालता है, मोल निकल जाए तो क्या करोगे, मोल को मल्टीप्लाई करना एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, यदि फर्स्ट 1 से लेकर 7 तक आप लोग मोल निकाल लो। नंबर में क्या करना, जैसे मान ले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हाइड्रोजन का वेट 10 ग्राम दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएगा, तो 10 ग्राम को डिवाइड करोगे 2 ग्राम से, क्योंकि हाइड्रोजन का मोल मास 2 ग्राम होता है, तो क्या हो जाएगा 5, तो मोल 5 हो जाएगा, मोल 5 हो जाएगा। और हाइड्रोजन का अगर हमको नंबर पता करना है, तो सिंपली क्या होगा, उस मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो 5Na उसका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मोल निकाल ले और नंबर पता करने का सिंपल तरीके में, आप पूरा कैलकुलेशन मत करना, बस आप Na लगा देना। ठीक है,
कभी कभी आपसे पूरा नंबर आपसे डिमांड करेगा तो आप क्या करना, Na के बदले क्या पुट कर दोगे 6.022 इंटू 10^23, ठीक है। तो इससे आपको पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी के लिए बस Na लगा देना, अभी के लिए बस Na लगा देना, ठीक। तो फटाफट 1 से लेकर 7 तक सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। और ध्यान देना जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन फिफ्थ है ना, फिफ्थ का 2 पार्ट बना के सॉल्व करना। फिफ्थ में 2 पार्ट हो, क्या होगा इसका, एक ए पार्ट होगा एक बी पार्ट होगा। पार्ट ए में डेंसिटी ऑफ वाटर दिया रहेगा 1 ग्राम पर ml। बी पार्ट में दिया हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो दिया हुआ 2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का 2 पार्ट है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो इस ए और बी का दोनों का आंसर मुझे चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे ऑलरेडी। इसमें क्या मैं बोला था इसका मोल कितना हो जाएगा, तो वेट 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 ग्राम को डिवाइड करोगे H2 के मोल मास से जो कि होता है 2 ग्राम, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। तो मोल का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 कॉलम बनाते हैं आपके लिए, एक मोल का कॉलम है और एक नंबर का कॉलम होगा। तो पहले वाले का मोल कितना हो जाएगा 5 और नंबर कितना हो जाएगा 5 Na हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का हम बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन में आपका 8 ग्राम है O2 का मोल मास कितना होता है जी, तो एक O का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का O2 का मोल मास होगा 32 ग्राम। तो मोल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोल का वैल्यू हो जाएगा 1/4, ठीक है। नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/4 इंटू Na, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर क्या होगा, वेट दिया हो 1 ग्राम, आपको पता होता है कि हाइड्रोजन का मोल मास एक्सक्यूज मी कितना होता है। बोलो बच्चा। सर, वो सेकंड वाले में हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 0.25 लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन को लास्ट स्टेप में छोड़ देना। इसलिए कभी भी हम लोग जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हर स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन कभी नहीं करेंगे, लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये अगर लास्ट स्टेप आपका होगा तो फाइनली आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में याद है ना कि यार आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है तो उसका मोल कितना निकालोगे, तो 1H2 का मोल मास होता है 2 ग्राम, इसका हो जाएगा हाफ, मोल का वैल्यू हो जाएगा हाफ और नंबर हो जाएगा हाफ इंटू Na, यानी 0.5 इंटू Na। इसका 0.5 लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में लिया हुआ 88 ग्राम ऑफ CO2, तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 का मोल मास कितना होता है, तो CO2 का मोल मास होता है 44 ग्राम। तो 88 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 2 मोल होगा और नंबर का कितना होगा, तो 2Na हो जाएगा, 2Na आपका नंबर का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 54 ml ऑफ H2O। यार H2O वॉल्यूम आपका ml मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें मैं 2 केस लिया था कि पहला केस में मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी का वैल्यू यूज करके पहले इसको जो वॉल्यूम है उसको वेट में चेंज करो। तो आपको 54 ml दिया हुआ था, तो मास इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम डेंसिटी करो तो क्या होगा, इसका आ जाएगा 54 ग्राम आ जाएगा, 54 ग्राम आ जाएगा। डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml होगा तो इसका मतलब 54 ml ऑफ H2 का मतलब होगा 54 ग्राम ऑफ H2O। और आपको पता होना चाहिए कि H2 का मोल मास कितना होता है, H2 का मोल मास होता है 18 ग्राम। इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है यानी 2 ग्राम और O का 1 एटम यानी 16 ग्राम, तो दोनों का समेशन कितना होगा 18 ग्राम, ठीक है। तो दोनों का समेशन होगा 18 ग्राम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो 18 ग्राम से तो मोल कितना आ जाएगा, तो मोल आ जाएगा 3 और इस केस में आपका नंबर कितना होगा 3Na होगा, 3Na होगा, यानी वाटर पार्टिकल का नंबर होगा 3Na, ठीक है।
और अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम बोल रहे थे कि अगर डेंसिटी का वैल्यू होगा 2 ग्राम पर ml, तो कैसे सोचेंगे? तो डेंसिटी का वैल्यू का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, पहले मास निकालेंगे। तो मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो 84 इंटू 2 कर दे, इसके से मास आएगा 108 ग्राम। 108 ग्राम। अब आपको मोल पता करना है तो क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे इससे 18 से, इसको डिवाइड करोगे किससे, 18 से। तो 18 डिवाइड करते इसका मोल का वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा मोल का वैल्यू, और नंबर हो जाएगा 6 यानी इस केस के लिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन। ठीक, अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। तो यहाँ पे जो है मिलीग्राम लिखा हुआ है, गौर करना, ऊपर में वेट दिया हुआ मिलीग्राम में, तो मोल निकालने के लिए वो पहले आपको मोलर से डिवाइड करोगे। आपको पता है कि N2 का मोलर मास होता है 28 ग्राम। तो अगर इसका मोलर मास 28 ग्राम है तो इसके वेट को भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा ना। तो ध्यान देना, तो इस मिलीग्राम को चेंज कैसे करेंगे ग्राम में, तो 7 इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ऊपर ग्राम हो जाएगा और नीचे भी क्या होगा, ग्राम में ले लें 28। तो मोल का वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ / 4। ये हो जाएगा मोल का वैल्यू किसका, N2 का, यानी N2 का मोल इतना होगा, N2 पार्टिकल का मोल होगा 10⁻³ / 4 हो जाएगा। ठीक, और इस मोल को नंबर में चेंज करना तो क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इस मोल के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना किससे, N से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में वही काम करना, आप मिलीग्राम को चेंज करना किस में, ग्राम में। तो इसका ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम होगा। डिवाइड करेंगे इससे CH4 के मोलर मास से। CH4 का मोलर मास कितना होता है जी, तो कार्बन का 12 और H 4 है, तो उसको 4 को ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम होगा इसका मोलर मास। डिवाइड कर दे 16 से, यानी इसका मोल हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इतना मोल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है बच्चा आप लोग को, रिशिता, आर्या, ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग काउंटिंग सीख रहे हैं कि काउंट कैसे करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन फंडामेंटल क्वेश्चन होता है मोल कॉन्सेप्ट में, ये काउंटिंग से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको ये मुझे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, बच्चों नीचे आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सॉल्व क्या करना है, इसमें आपको फाइंड मोल पता करना है। ठीक है, फिर मोल का पता करना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है, फिर उसमें जो इंडिविजुअल एटम होगा उसका मोल पता करना है, फिर बताना है टोटल प्रोटॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन का वैल्यू बताना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अब क्या करना, कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई कर, सारा क्वेश्चन ट्राई मत कर। तो अभी आप ट्राई कर लोगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन ट्राई करोगे आप। ठीक है, एंड ट्राई करना आप 9 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। पता क्या करना है, फाइंड मोल पता करना है, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल पता करेंगे, और अगर एटम हो तो एटम पता करना। ठीक है, फिर पता करना है टोटल प्रोटॉन कितना सिस्टम है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है एंड टोटल न्यूट्रॉन कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे, अब क्या करोगे अभी आप, एंड क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करोगे अभी आप। ठीक है, 5 एंड 9 का आंसर मुझे बताओगे।
ध्यान देना बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें जब यू में दिया हुआ मतलब आपका जो एटॉमिक वेट दिया यू में, इसका मतलब क्या है, आपको नंबर निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे, आपको एक एटम का मास से डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि हीलियम का एक एटम का मास कितना होता है, 4u होता है, ठीक है। तो अगर इसका नंबर पता करेंगे तो नंबर का वैल्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, तो 52 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 13, यानी हीलियम एटम का नंबर 13 हो जाएगा। और आपसे कोई पूछेगा इसे मोल कैसे निकालेंगे, तो हीलियम का जो मोल होगा, चूंकि नंबर 13 है तो मोल का वैल्यू कितना होगा, 13/Na, इसका मोल का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान ना, एक हीलियम में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 2, प्रोटॉन 2 होता है, न्यूट्रॉन भी 2 होता है, तो 2 होता है इसका वैल्यू। तो अगर आपके पास 13 अगर हीलियम होगा, तो 13 हीलियम में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा, तो 26, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और हम बात करते हैं 9 वाले आंसर में, तो 36 यू ऑफ वाटर का मतलब इसमें वाटर का कितना मॉलिक्यूल होगा। तो आपको पता कि एक वाटर के मॉलिक्यूल का वेट होता है 18u, तो 36 में वाटर का पार्टिकल का नंबर कितना हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 2, यानी 2 वाटर पार्टिकल के पास है, ठीक है। अब ध्यान देना, आपका एक वाटर में हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, ठीक। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वैल्यू होता है 110 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के अंदर कितना होता है, तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वैल्यू होता है 888 होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें चूंकि 2 हाइड्रोजन था, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, एक वाटर पार्टिकल में है, यानी एक वाटर पार्टिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं ना। तो वन वाटर पार्टिकल में आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा नेट 10, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 10, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 1 वाटर पार्टिकल के अंदर, जबकि आपके क्वेश्चन में कितना वाटर पार्टिकल दिया हुआ है, 2 वाटर पार्टिकल दिया हुआ है। तो यहाँ 2 अगर दिया रहेगा तो पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 2 बाहर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 वाटर पार्टिकल में आपका जो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 20, प्रोटॉन हो जाएगा 20 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो ठीक है। रिशिता क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चा, यस सर। ठीक है। आसी क्वेश्चन समझ में आया बच्चा आपको, यस सर। ठीक है चलो। तो नेक्स्ट आप लोग सॉल्व करोगे, आप लोग सेम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके लिए सॉल्व करना आप लोग, क्वेश्चन 16 के लिए सॉल्व करोगे और आप सॉल्व करोगे 12 के लिए सॉल्व करना। आप 16 एंड 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करना 19 को, तो 12, 16, 19 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। तो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 12 को अगर सॉल्व करते हैं तो 12 को आसान करने के लिए ध्यान देना, 12 में थोड़ा सा आप 28 ले लो, 25 दिया हुआ ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बस मैं बोल रहा हूँ, इसका वैल्यू को 28 ले लो, आपका फ्रैक्शंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए 28 मान लेते हैं, ठीक। तो 28 मिलीग्राम ऑफ N2 में ध्यान दोगे, आपको मोल पता करना है, ठीक है। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, तो मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मोल का वैल्यू हो जाएगा 28 इंटू 10⁻³ और N2 का मोल मास होता है 28,
यानी मोल का वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ मोल हो जाएगा। ठीक है, इतना मोल हो जाएगा। मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा जी? तो मॉलिक्यूल का नंबर निकालना तो क्या करेंगे, नंबर पता करेंगे, क्या करते हैं, मोल के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है, नाइट्रोजन का 2 एटम है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एटम का नंबर निकाल। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो चुका है, एटम का नंबर पता करने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें इस मॉलिक्यूल के नंबर में एटम का नंबर को मल्टीप्लाई कर ले। तो इतना मॉलिक्यूल है, तो और एक मॉलिक्यूल में 2 n एटम है, ठीक है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो इतना हो जाएगा मॉलिक्यूल, एटम का नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एटम का नंबर। ठीक, आपको पता है कि n जो नाइट्रोजन एटम होता है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो 777 होगा। तो एक n एटम इतना होता है। ठीक, तो अगर बात करते हैं कि इतने एटम में कितना हो, तो बस इससे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ इंटू Na इंटू 2 इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर फाइनली कितना होगा, तो सारे का आंसर आ जाएगा 14 इंटू 10⁻³ इंटू Na। तो इतना ही क्या होगा, इतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा, इतना ही प्रोटॉन होगा, इतना ही क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब लोग था, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक, तो 19 ध्यान दोगे, तो 19 में आपका दिया हुआ ग्लूकोज C6H12O6। तो आपको पता है कि एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 12 हाइड्रोजन होगा और 6 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब इस कार्बन के अंदर क्या होता है, तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा। तो चूंकि 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में क्या करो, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्या हो जाए 36। वही बात करते हैं हाइड्रोजन में, तो एक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। तो 12 हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, तो 12 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएगा, प्रोटॉन 12 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा। सिमिलरली 6 ऑक्सीजन में क्या होगा, तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। 6 में कितना होगा, तो 48। तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सारे का एटम का निकाल चुके हो। और इसमें क्या करना, इन सबको ऐड कर ले, तो ऐड कर लोगे तो ग्लूकोज का एक पार्टिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं ग्लूकोज में, तो 36 + 12 ये कितना होता है, 48 + 48 96। तो 96 होगा इलेक्ट्रॉन, 96 होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, उसमें से 12 माइनस कर दे। ठीक है, तो हो जाएगा 84। ठीक है, ये हो जाएगा सिंगल ग्लूकोज पार्टिकल का इन्फॉर्मेशन। तो ग्लूकोज का पार्टिकल का नंबर कितना दिया, तो नंबर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है 6.02 × 10⁻21 लिखा हुआ है, तो इस नंबर से बस मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मोल के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो और भी आसान हो जाएगा। इसे मोल का वैल्यू कितना है, मोल का वैल्यू हो रहा है 100, 1/100। तो 1/100 मोल है किसका, ग्लूकोज के पार्टिकल का। ठीक है, तो 1/100 अगर मोल है तो आप मोल से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्लूकोज के पार्टिकल का नंबर हो जाएगा 1/100 मोल। बाकी में भी क्या होगा, 1/100 मोल से मल्टीप्लाई कर तो आंसर मोल में आ जाएगा। तो मोल में क्या होगा, मोल में एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मोल में क्या हो जाएगा, तो 36/100 मोल। ठीक है, इस कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा, तो एक में आपका कार्बन होता है 6, तो 1/100 मोल में कितना होता है, 6/100 मोल ऑफ कार्बन आइटम होगा, 12/100 मोल ऑफ H एटम होगा एंड 6/100 मोल ऑफ O एटम होगा। और आपका मोल्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो 96/100 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 96/100 मोल ऑफ प्रोटॉन एंड 84/100 मोल ऑफ न्यूट्रॉन। ये मोल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, चलो आप लोग। तो आप लोगों को बच्चों लोग वेट जब भी दिया रहेगा तो मोल निकालना आपको आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले
आगे हम लोग को सीखना है कि गैसेस में कैसे काम करते हैं। जब भी आपको गैस दिया रहेगा तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि गैसेस किस इक्वेशन को ओबे करता है। जब भी हम किसी गैस का बात करते हैं तो गैस किस इक्वेशन को ओबे करेगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी गैस एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसको ओबे करता है। आइडियल गैस इक्वेशन हमको एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर में, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हमको इसको डिटेल में पढ़ना है। तो अभी आपको बस आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ताकि इसको आपको समझ में आना चाहिए इसका एप्लीकेशन मूल कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, कोई भी गैस जो होता है वो आपके आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करने वाला है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है क्या, ध्यान देना। तो गैस का कुछ एट्रीब्यूट्स होता है। किसी भी गैस का अपना कोई एक प्रेशर होगा, ठीक है। गैस का अपना एक प्रेशर होता है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। गैस एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गैस को जिस वेसल में आप रखोगे, गैस को जिस वेसल में आप रखते हो उस वेसल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। यानी जो वेसल का वॉल्यूम है उसी को हम लोग गैस का वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर, तो गैस का अपना प्रेशर होता है। गैस का वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या है, जिस वेसल में आप गैस को रखोगे उसका वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है, ठीक है। फिर गैस का अपना एक टेम्परेचर होगा, गैस का अपना टेम्परेचर होगा। तो गैस का अपना प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो गैस का जो ये तीनों प्रॉपर्टी है इसको लिंक करते हुए एक इक्वेशन बिल्ड किया गया है, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इसका, तो आपका इक्वेशन क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे n क्या है, तो n होता है गैस का मोल। गैस का मोल को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n मतलब गैस का मोल। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन मोल ऑफ द गैस, ठीक है। इसको लिंक करता हूँ, अपना इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे p क्या होता है, p होता है प्रेशर, v होता है वॉल्यूम, n होता है गैसेस मोल, r होता है गैस कांस्टेंट, t होता है टेम्परेचर, ठीक है। p मतलब प्रेशर, v मतलब वॉल्यूम, n मतलब गैसेस मोल, r मतलब गैस कांस्टेंट, स्मॉल t मतलब टेम्परेचर, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे स्मॉल टी जो है टेम्परेचर के लिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ डाल देना। अब ध्यान दोगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान देना है कि कब कौन सा यूनिट आप पुट करते हो। इसमें जो आर होता है, आर क्या होता है, तो आर को बताया हुआ, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। तो ध्यान देना, प्रेशर का अलग अलग यूनिट होता है, प्रेशर का अलग अलग यूनिट होता है। तो ध्यान से सुनना, अगर आप प्रेशर का वैल्यू लेते हो एटीएम में, ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है, बार होता है, पास्कल होता है, ठीक है। पास्कल होता है वो तो आपका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होता है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट होता है पास्कल, ठीक। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बार, एटीएम, पास्कल में रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान दो, 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.01 बार होता है, यानी बार और एटीएम ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही चीज होता है, ठीक है। और 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल, 1 बार होता है 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, इसका मतलब 1 एटीएम में कितना पास्कल होगा, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हो सकता है। तो ये होता है प्रेशर के तीनों यूनिट का रिलेशन आपस में, ठीक। अब ध्यान देना, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को लीटर में ले सकते हो और या मीटर क्यूब में भी ले सकते हो। तो 1 मीटर क्यूब को कितना लीटर होता है जी, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब गौर करना, तो बोला क्या गया है कि अगर आपका इस इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में, आपके आइडियल गैस इक्वेशन में, क्या इक्वेशन क्या बोलता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। इस इक्वेशन में अगर प्रेशर का वैल्यू पुट करोगे, अगर पी का वैल्यू पुट करोगे एटीएम में, वॉल्यूम पुट करोगे लीटर में, और टेम्परेचर होगा केल्विन में, ठीक है। टेम्परेचर होगा केल्विन में, तो आर का वैल्यू पुट करना 0.0821, ये होगा आपका आर का वैल्यू पुट करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आर का वैल्यू कब क्या लेना आपको याद रखना है, ठीक। अगर अगर
प्रेशर का वैल्यू बार में होगा, अगर पी अगर बार में लोगे और वॉल्यूम को पुट करना लीटर में और टेम्परेचर पुट करो केल्विन में, उस केस में आर का वैल्यू पुट करना 0.0831। अब गौर करना, ये दोनों वैल्यू आपस में बहुत पास है, दोनों पास पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बदले हम लोग पुट करते हैं 0.08 पुट कर देंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 0.08 पुट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग का चीज़ जल्दी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी अगर कोई कैलकुलेशन में इसका आपको दिख रहा है कि इसको लेने से आपका कैलकुलेशन अगर आसान हो जाएगा तो उसको ले लेना, और अगर नहीं ऐसा कुछ है तो 0.08 लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इवन आप क्या कर सकते हो, 0.08 को भी ले सकते हो 1/12। तो कभी कभी इनके बदले आपको 1/12 ही पुट कर सकते हो, मतलब आपको फ्रैक्शन पुट करना हो तो 1/12 पुट कर देना तो भी चलेगा। ठीक है, 1/12 पुट कर तो वही चलेगा। ठीक, तो एटीएम और बार के केस में आपका आर का वैल्यू क्या लेना वो समझा दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आप प्रेशर पुट करते हो पास्कल में, वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में और टेम्परेचर रहेगा केल्विन में, उस केस में आपका जो आर का वैल्यू होता है 8.314 होता है, 8.314 होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो आर का वैल्यू डिफरेंट केसेस में क्या होता है वो समझ में आ चुका है। ठीक, तो एटीएम और बार में जब लोगे तो वॉल्यूम लेना हमेशा लीटर में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होगा, और उस केस में आर का वैल्यू आसानी से क्या पुट कर सकते हो, 0.08 पुट कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कट सकता है तो उस केस में आप 0.0821 या 31 उस केस में आप लेना। ठीक है, नहीं तो 0.08 या फिर 1/12 लेके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान देना, इसको अप्लाई करके आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एनआरटी का क्वेश्चन क्या है मैं आपको सामने में लिख दे रहा हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, आपको CO2 का मोल पता करना है, CO2 का मोल पता करना है। और क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, प्रेशर 3 atm है, टेम्परेचर 300 केल्विन है और वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 दिया हुआ है। ठीक है, इस केस में आपको पता करना है CO2 का मोल पता करना है। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CH4 एट प्रेशर इक्वल टू 1 atm एंड टेम्परेचर इक्वल टू 273 केल्विन। इस केस में हमको 1 मोल CH4 का वॉल्यूम पता करना है। ठीक है, तो फटाफट मुझे आंसर बताओगे दोनों केस का। तो ध्यान रखो बच्चों लोग, जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप प्रेशर का वैल्यू पुट करो, तो P है 3 atm। ठीक है, वॉल्यूम आप क्या है 0.0821 दिया हुआ है, मोल आपको निकालना है तो N निकालना है, R का वैल्यू कितना तो 0.0821 होता है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, यहाँ से मोल निकल के आ जाएगा क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो मोल आ जाएगा 1/100। तो पहले क्वेश्चन हो जाएगा 1/100। सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन क्या पुट करना है, तो प्रेशर हो गया 1 atm, वॉल्यूम आपको निकालना है, मोल है 1, आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो पुट करेंगे 0.0821 पुट करेंगे, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है। इसे जब आप सॉल्व करते हो ना तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 22.4 के आसपास हो जाएगा, इतना वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा बच्चों लोग। ठीक है।